नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शशांक कौरव और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर की एक बहुत ही शानदार सी सीरीज, जहां पर हम लोग वीकली करंट अफेयर करेंगे और ये बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पर चीजों को हम लोग करने वाले हैं। क्या कुछ मिलने वाला है सेशन में, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले सेशन को लाइक करके शेयर कर दें और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको सेशन को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से, मन से जो है वो सुनना, समझना और पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 से लेकर 26 मई 2024 तक के सारे करंट अफेयर, जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। साथ में इस क्लास के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी। आप वहां से फ्री में जो है वो पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने दूंगा और साथ में दूंगा बहुत सारी जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। बात यहाँ पर यदि हम करें स्टार्ट करने के पहले, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लगातार मेहनत करते रहिए। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी काम में लगे हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक आपको इसके लिए ईमानदारी से, लगन से प्रयत्न करना चाहिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये कहना है स्वामी विवेकानंद जी का। साथ में मैं आपको बता दूं बेटा कि कल से हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। रोजाना सुबह 6 बजे आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हो। रोजाना सुबह 6 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर लेकर आऊंगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग वहां पर जो है वो पढ़ेंगे। इसमें एमसीक्यू भी होगा, स्टैटिक जीके भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। पीडीएफ भी आपको मिलेगी जो आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ में इतिहास में उस दिन क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। टॉप हेडलाइंस क्या रही, टोटल पूरे करंट अफेयर हम लोग करेंगे। लास्ट में हम लोग करेंगे क्विज। ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम रहने वाला है कल से डेली रोजाना सुबह 6 बजे। तो आप सेशन को जरूर देखिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अलार्म लगा लो कि सुबह 6 बजे क्लास देखनी ही देखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 20 से लेकर 26 मई तक के सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और साथ में उसकी महत्वपूर्ण चर्चा चीजों पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्या दिया गया है यहाँ पर। देख सकते हो आप, हाल ही में कौन सा देश आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला देश बन गया है। वो कौन सा देश है भैया जो दुनिया में, जहां पर उस देश के सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं। वेनेजुएला, भारत, नेपाल या ऑस्ट्रेलिया। चलेगा, सभी आंसर करेंगे बेटा। क्या होगा, राइट आंसर बताएंगे। आंसर सभी को करना है। सभी ग्लेशियर खो गए, क्यों खो गए या क्यों जो है वो समाप्त हो गए। तो मैं आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं बेटा। आप लोग लगातार एक चीज दुनिया में देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे जलवायु परिवर्तन। क्या देख रहे हो, जलवायु परिवर्तन, जिसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पिछले साल और इस साल को यदि हम देखें तो लगभग 2000 साल में पहली बार इतनी गर्मी पड़ रही है। लगातार पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर बेटा क्या हुआ है, इसका राइट आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है, यहाँ के सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। अब आप कहोगे सर ये इमेज किस चीज की लगी है, तो ये बेटा लगी हुई है हम्बोल्ट ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, हम्बोल्ट ग्लेशियर। यहां पर अभी जो ग्लेशियर पिघल रहा है वो लास्ट यही बचा है, हम्बोल्ट ग्लेशियर। तो हो सकता है आपके एग्जाम में आए, बताइए हम्बोल्ट ग्लेशियर कौन से देश में है, तो आप बताएंगे वेनेजुएला। ये दो इमेज क्यों लिए मैंने, ये इमेज है 20 जनवरी 1988, जब आप देख सकते हो कि इतने एरिया में ये ग्लेशियर था। और ये इमेज है 6 जनवरी 2015 की, ये सिमट कर इतना हो गया और 2024 में ये और छोटा हो गया, लगभग समाप्ति की तरफ जो है वो बढ़ गया है। कौन सा, हम्बोल्ट ग्लेशियर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक और चीज ध्यान रखना, 2011 के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर 6 जो ग्लेशियर थे, 6 में से 5 ग्लेशियर समाप्त हो गए थे दोस्त। 6 में से 5 ग्लेशियर कैसे हो गए थे, समाप्त हो गए थे। कब हो गए थे, 2011 में। 6 में से 5 ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर कहां पर थे, तो ये थे एंडीज पर्वत पर। ठीक है, एंडीज पर्वत बेटा कहां पर मिलेगा, उसके पहले कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। ये हमारी पूरी पृथ्वी, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है आपका साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका का ये जो देश है इसे हम कहते हैं वेनेजुएला। क्या कहा जाता है बेटा, वेनेजुएला कहते हैं इस कंट्री को। तो आपको मैप भी पता होने चाहिए। ठीक, इसी में यदि आप जाओगे तो ये वाला जो भाग है ना, यहां से आप इस तरीके से ले लीजिए
इस तरीके से यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है एंडीज पर्वत, है ना, एंडीज पर्वतमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडीज पर्वतमाला या एंडीज माउंटेन रेंज कहते हैं, जो कि साउथ अमेरिका के बिल्कुल जो है वो वेस्टर्न पोर्शन में यहाँ पर बनी और ये वेनेजुएला तक जाती है। तो वेनेजुएला में जो इसका यहाँ पर पार्ट मिलता है, वहां पर थे 6 ज्वालामुखी, 6 ग्लेशियर, जिसमें से 5 ग्लेशियर समाप्त हो गए 2011 में ही। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे एक और सवाल बन सकता है, वो ये बन सकता है, बताइए एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक कौन सी है ना, हाईएस्ट पीक कौन सी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बेटा वो है आपकी कौन सी? माउंट एकांकागुआ। क्या है? माउंट एकांकागुआ है, माउंट एकांकागुआ। ये सवाल आता है और ये माउंट एकांकागुआ कहां पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा अर्जेंटीना में। कहां पर मिलेगा? अर्जेंटीना। नोट करते चलना, पीडीएफ भी मिलेगी, निश्चिंत रहो, ठीक। तो एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक कौन सी हो गई बेटा? ये हो गई माउंट एकांकागुआ। और इसी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, वो है अमेजन नदी। अमेजन नदी कहां से निकलती है? तो अमेजन नदी भी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। एक एक चीजों को नोट करते चलिएगा, ठीक। अब इसी को यदि हम देखें मैप को, तो इतना बड़ा करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा बेटा, ये है वेनेजुएला, ठीक है, जिसके एक साइड आपको मिलता है कोलंबिया, एक साइड आपको मिलता है ब्राजील और एक साइड आपको मिलता है गुआना। याद मत करो, केवल अच्छे तरीके से सुनते चलो, आपका उद्धार हो जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है सवाल? सवाल आएगा, बताइए वेनेजुएला जो है इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है बेटा काराकस, ठीक है। तो सवाल आएगा कैपिटल या राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे बेटा? काराकस। और इसी में एक और सवाल बन सकता है और वो बनेगा कि बताइए इसकी करेंसी या मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा इसकी है बेटा बोलीवर। क्या है? बोलीवर। नोट कर लो सभी लोग, है ना। तो वेनेजुएला, बोलीवर इसकी करेंसी या मुद्रा है, राजधानी है राजधानी है काराकस। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला सवाल चलते हैं, आंसर करेंगे सभी लोग। किस बीमा कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया गया? सभी आंसर करो इसका जल्दी से, फटाफट। सभी आंसर करेंगे बेटा इसका, फटाफट करिए। फटाफट करते चले आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। देखो यहां पर क्या सवाल पूछा गया है कि किस बीमा कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से श्योरिटी बीमा लॉन्च यहां पर किया है। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो वो समझ लो। बीमा क्या है आपको पता है? बीमा क्या होता है? इंश्योरेंस। कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो भैया मुसीबत में साथ दे दे, वो है बीमा, ठीक है। अलग अलग तरीका से बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपका हो जाता है, दुकानों का इंश्योरेंस होता है और अलग अलग चीजों का होता है। सरकार यहां पर एक चीज देखी, सरकार का कहना यह था, गवर्नमेंट का कहना यह था कि हम बहुत सारे टेंडर निकालते हैं। टेंडर इन द सेंस, कभी रोड बनाना है, कभी कोई सर्विस है, कभी कोई सर्विस है। हमने टेंडर निकाला, सामने वाली कंपनी को टेंडर मिल गया, उसने काम चालू कर दिया। कई बार किन्हीं कारणवश काम रुक जाता था, किसी कारणवश काम डिले हो जाता था, तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती थी कि भैया इन्होंने बोला है रोड बनना है, रोड 10 साल से नहीं बनी। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक काम किया कि एक काम करते हैं, सरकार जब कोई स्कीम लॉन्च करे, कोई ठेका दे, तो सरकार का भी वहां पर इंश्योरेंस हो जाए पर्टिकुलर ठेका में, और ठेकेदार जो है उसकी कंपनी का भी इंश्योरेंस हो जाए। तो जो भी डिले होगा भैया वहां से उसको भरपूर कर दिया जाएगा, ना ठेकेदार को नुकसान हो और ना ही सरकार को नुकसान हो। इसके लिए आई श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस स्कीम, ध्यान रखिएगा। और इसको लाया गया है बेटा किसके द्वारा? वो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इसे लाया गया, इसे आप ध्यान रखिएगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें, ये बेटा कब बनी है कंपनी? तो सन 2009 में जो है वो स्टैब्लिश की गई एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। और हेड ऑफिस यदि आप पकड़ोगे तो कहां चले जाओगे? वो आप चले जाना मुंबई। कहां जाएंगे? मुंबई जाएंगे। इतना याद हो गया। दूसरी बात यह है बेटा, आपको पता होना चाहिए स्टेट बैंक के बारे में। सभी लोग आंसर करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
कब बना, कौन बताएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, कौन बताएगा? बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, कौन बताएगा? फटाफट बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देंगे यहां पर। देखो, सबसे पहले आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक बैंक बना था अंग्रेजों के समय में, वो था बैंक ऑफ कैलकटा। कौन सा था बेटा? बैंक ऑफ कैलकटा यहां पर बना था, और ये बना था सन 1806 में। सन 1806 में बनता है बैंक ऑफ कैलकटा। इसके बाद एक और बैंक बनता है जिसे हम कहते हैं बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन सा बनता है बेटा? बैंक ऑफ बॉम्बे यहां पर बनता है, और ये बनता है सन 1840 में। कब बनता है? सन 1840 में। इसके बाद एक और बैंक आता है, और उस बैंक का नाम रहता है बैंक ऑफ मद्रास। तो सबसे स्टार्टिंग में जो इंडिया में जो बैंक बने वो यही बैंक थे, ध्यान रखिएगा, और ये बनता है 1843 में। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में यहां पर बन जाते हैं। इसके बाद एक बैंक आता है साहब, कौन सा बैंक आता है? उसको समझने के पहले आपको ये जानना होगा कि इन तीनों बैंकों का मर्जर कर दिया जाता है, और तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया जाता है, जिसे कहा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं बेटा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं तीनों बैंकों को मिलाकर। और इसे कब मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है 1921, 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास मिलकर क्या बन जाते हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देश आजाद होता है, और इस इंपीरियल बैंक का नाम भी क्या कर दिया जाता है बेटा? बदल दिया जाता है, और इसके स्थान पर जो बैंक आता है वो आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लिख लेंगे सभी लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर आता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनता है? तो ये बनता है 1 जुलाई 1951, याद रखेगा, सॉरी 1955 याद रखेगा। तो 1 जुलाई 1955 को क्या बन जाता है आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस तरीके से बना है आपने पूरा देख लिया, नोट कर लेना साथ में। यदि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें बेटा, हेड ऑफिस कहां पर मिलेगा? तो हेड ऑफिस के लिए आपको सीधा कहां चले जाना है? इसके लिए तो आपको सीधा जाना है मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस आपको मिलेगा मुंबई में। और अभी इसके हेड कौन है? अभी इसके हेड कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खरा। क्या नाम है बेटा? दिनेश कुमार खरा। नोट कर लेंगे, दिनेश कुमार खरा। क्लियर है? ये जानकारी आप लोग नोट कर लीजिए, सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? आंसर कर दो जल्दी से, क्या होगा? राइट आंसर भी करो, और क्लास में जब आप पढ़ो ना तो यही की यही याद भी कर लिया करो, ठीक है। तो क्या लिखा बेटा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर फोर्ब्स अलग अलग लिस्ट जारी करती है, सबसे ज्यादा अमीर लोगों की लिस्ट भी आती है, टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट भी आती है, 50 कंपनियों की लिस्ट भी आती है, और उसी के साथ ये दुनिया भर के अमीर खिलाड़ियों, पैसों से अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी करता है। उसी के तहत फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी करी है, और इसमें जो बेटा पहले नंबर पर है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखिएगा, जो कि यहां पर क्या है बेटा? फर्स्ट पोजीशन पर है। इन्होंने सबसे ज्यादा कमाई करी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा कहां के हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। ऑन फील्ड इन्होंने $200 मिलियन और ऑफ फील्ड इन्होंने जो है वो $60 मिलियन कमाए हैं, और इस प्रकार से $260 मिलियन के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2023-24 में सबसे ज्यादा कमाई की। आप कमाई देख रहे हो दोस्त, इतनी कमाई की है। एज कितनी है? मात्र 39 साल के हैं, है ना। क्या खेलते हैं बेटा? फुटबॉल खेलते हैं, सॉकर खेलते हैं, याद रखिएगा। हमेशा आदमी पहले को याद रखता है, बाकी को नहीं रखता, फिर भी ध्यान रखना। इसके बाद जॉन रान का नाम है, फिर लियोनेल मेसी का नाम है, लेब्रॉन जेम्स का नाम है। इस तरीके से बाकी खिलाड़ी हैं। टॉप 10 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट है बेटा, हाईएस्ट पेड एथलीट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कारण से चीन ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? उसका कारण पूछा गया है।
अमेरिकी कंपनियों द्वारा चीन में निवेश करने के कारण, अमेरिकी कंपनियों द्वारा ताइवान को हथियार बेचने के कारण, अमेरिकी कंपनियों द्वारा पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने के कारण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कोशिश करो आंसर करने का। क्या हो सकता है कारण कि चीन अमेरिका की जो रक्षा कंपनियां हैं उनके साथ दिक्कत करे या उनको जो है वो प्रतिबंध लगाए। रक्षा की बात आएगी, ताइवान याद रखना। ये मैंने मैप क्यों लगाया है, यहां पर देखो बेटा इंडिया है, ये पूरा यहां पर चाइना है, और चाइना के यहां पर ताइवान एक छोटा सा देश है, छोटी सी कंट्री है। ताइवान के साथ चाइना का विवाद चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। चाइना बोलता है ये हमारा ही है ताइवान, ठीक है, इस तरीके से विवाद चलता है। हाल ही में यहां पर एक नए राष्ट्रपति आए हैं जिनका नाम है लाई जिंगते। क्या नाम है बेटा, लाई जिंगते, है ना। ये कौन है, यहां पर राष्ट्रपति हैं। कहां के राष्ट्रपति हैं, नोट कर लेना, अभी नए नए राष्ट्रपति बने हैं। और ये कहां के राष्ट्रपति हैं, तो ताइवान के राष्ट्रपति हैं। कहां के राष्ट्रपति हैं, ताइवान के। लाई जिंगते, इनका कहना है सुरक्षा जरूरी है, इसलिए हम हथियार खरीदेंगे, रक्षा उपकरण खरीदेंगे अपने देश की सुरक्षा के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये सुरक्षित हो जाएगा ताइवान, तो चाइना कैसे हमला करेगा। तो चाइना ने कहा भैया अमेरिका की रक्षा कंपनियां ताइवान के साथ समझौता नहीं कर सकती हैं, हम अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देते हैं भाई, ठीक है। अब जिसके पास पैसा, जिसके पास पावर, ध्यान रखो, यहां पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अमेरिका की कंपनियों द्वारा ताइवान को हथियार बेचने के कारण चाइना ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर क्या कर दिया है बेटा, प्रतिबंध लगा दिया। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, यदि हम यहां पर ताइवान की बात करें, ताइवान की राजधानी के बारे में कोई बता पाएगा, ताइवान की कैपिटल या राजधानी बता दो तो क्या हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा ताइवान की राजधानी है ताइपे। क्या नाम है, ताइपे। और यहां पर जो करेंसी या मुद्रा चलती है ना, वो चलती है डॉलर, है ना, ताइवान डॉलर चलता है। तो करेंसी या मुद्रा डॉलर, ये सवाल आता है। साथ साथ में आपका स्टैटिक जीके भी होता जा रहा है। कैपिटल क्या है बेटा, ताइपे है, उसको आप ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति हैं लाई जिंगते, क्लियर है। वहीं यदि हम चाइना की बात कर लें, तो चाइना की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा, सभी को पता है, वो है आपकी क्या, बीजिंग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो आप यहां पर अच्छे तरीके से जानते हैं। साथ में चाइना की करेंसी या मुद्रा की बात करोगे तो मुद्रा कौन सी, यहां पर रेन मिनबी, है ना, रेन मिनबी जो है वो यहाँ की क्या है, करेंसी है, मुद्रा है, चीन की, चाइना की, नोट कर ले। कोई और भी सवाल आपके दिमाग में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या लिखा है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है, भारत, चाइना, अमेरिका या जापान। वो कौन सा देश है जहां पर 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया गया है। सोचो 5G इतनी स्पीड दे रहा है, 6G कितनी देगा, कोशिश करो आंसर करने की। चलिए ध्यान देंगे यहां पर। देखो सबसे पहले आपको पता था बेटा क्या आया था, 2G आया, फिर आपका आया 3G, फिर आया 4G, फिर आया 5G, और अब आ रहा है 6G। लगातार स्पीड बढ़ती गई, लगातार सुविधाएं बढ़ती गई। जहां पर पहले एक फोन कर सकते थे, उसके बाद फोन और मैसेज करने लगे, उसके बाद हम इंटरनेट चलाने लगे, इंटरनेट फास्ट चलाने लगे, फिर हम वीडियो कॉलिंग करने लगे, यहां तक हमारा सफर चलता रहा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि हम बात करें तो बेटा इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान ने 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। उन्होंने बताया है कि 6G डिवाइस कुछ इस तरीके से जो है वो बनने वाली है, और 6G जो है वो 5G से लगभग 20 गुना, है ना, लगभग 20 गुना तेज चलेगा। मतलब अभी जो आप इंटरनेट चला रहे हो उससे 20 गुना तेज आपको इंटरनेट मिलेगा। छोटी सी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। देखो 5G की यदि हम बात करें, 5G से मैंने आपसे क्या बोला, 5G से 20 गुना तेज चलेगा, ठीक है, 20 गुना तेज चलेगा, ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो 6G की स्पीड है वो कितनी होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा 6G की स्पीड होने वाली है 100 GB पर सेकेंड। समझ रहे हो दोस्त, अभी तुम 2-4 MB पर सेकेंड चला रहे होगे, 100 GB पर सेकेंड, मतलब जैसे ही 6G दुनिया में छाएगा, दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी, आप समझ के रखो इंटरनेट का कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे 2G की बात करें, 2G कब आया था बेटा? 1993, 1993 में आया था। और ये इसमें GSM सिम लगती थी, आपको पता है। इसका जो बैंडविड्थ था बेटा वो 25 मेगाहर्ट्ज का था। इस समय हम मल्टीमीडिया फीचर SMS, MMS, है ना, और सिम वगैरह इस समय आई थी, वो हमने देखा। वीडियो कॉल और शॉर्ट मैसेज हम कर सकते थे, इतना हमको सुविधा मिल गई। फिर 2001 में आया 3G। 3G आया, WCDMA पर ये काम करता था। 25 मेगाहर्ट्ज इसका भी बैंडविड्थ था, हाई सिक्योरिटी मिल गई। और अब हम इंटरनेशनली बात करने लगे, इंटरनेशनल रोमिंग स्टार्ट हो गई, हम वीडियो कॉल भी करने लगे, मोबाइल, टीवी और GPS की सुविधा भी हमको 3G में मिल गई। फिर आया 4G। 4G आता है कब बेटा? तो ध्यान रखिएगा, 4G आपका आता है यहाँ पर 2009 में। आपने देखा होगा वाईमैक्स डिवाइस चलती थी, है ना, BSNL देता था ये। तो 4G आया और वाईमैक्स लाया। इसके साथ क्या हो गया, हम बड़े बड़े एप्लीकेशन चलाने लगे, मोबाइल, टीवी होगा, वेयरेबल डिवाइस, हम कोई डिवाइस, स्मार्ट वॉच, ये सब पहनना हमने स्टार्ट कर दिया। स्पीड बढ़ गई इंटरनेट की, ये होगा हमारे साथ 4G में। फिर आया 5G, और 5G में जो है वो 2018 में आया था, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ हम जो कर रहे हैं ये सारे काम हमने स्टार्ट कर दिए। अब आ रहा है 6G, और पता नहीं कितना रिवॉल्यूशन लेकर आने वाला है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। जापान में इसका प्रोटोटाइप आ गया है। आगे बढ़ते हैं। किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल टी डे कब मनाते हैं, ये सवाल है, बताइए। चाय की बात आ रही है ना, चाय तो हमारे यहाँ का नेशनल पेय होना चाहिए, है ना, राष्ट्रीय पेय होना चाहिए चाय को। चलेगा, आंसर करेंगे सभी लोग। वो किसी ने कहा है ना कि देखा नहीं है मैंने कोई मौसम, देखा नहीं है मैंने कोई मौसम, मैंने तुम्हें चाहा है चाय की तरह, है ना। तो चाय तो हमारा इमोशन है, हमारी सारी चीजें चाय से जुड़ी रहती है, फिर भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस की यदि हम बात करते हैं बेटा, 21 मई को जो है वो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। और ये अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2005 से हुई थी। ठीक है, कब से हुई थी? 2005 से हमने जो है वो इंटरनेशनल टी डे मनाना सेलिब्रेट किया। इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाती है, चाय के प्रति, और चाय के बागान और बाकी चीजों की ऊपर जो है वो चर्चा की जाती है इस दिन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, किस प्रतियोगिता में दीप्ति जीवन जी ने विश्व रिकॉर्ड समय के साथ महिलाओं की T20 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? बताना है वो कौन सी चैंपियनशिप थी। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024, एशियाई खेल 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। आंसर कर दो जल्दी से, सभी के आंसर आना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, सभी करें बेटा। देखो यहां पर ध्यान देंगे, किस प्रतियोगिता में दीप्ति जीवन जी ने विश्व रिकॉर्ड समय में, इन्होंने रिकॉर्ड समय में किया। रिकॉर्ड समय कितना है? 55.07 सेकंड। याद रखिएगा, 55.07 सेकंड में T20 400 मीटर रेस को यहाँ इन्होंने कंप्लीट किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहां पर बनाया है? विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2024, जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था कोबे। कोबे कहां पर है बेटा? जापान का एक शहर है कोबे, है ना। तो याद रखिएगा, कोबे जापान में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। और यहां पर टॉप पर कौन सी कंट्री रही, ये सवाल आएगा कि इसमें टॉप पर कौन रहा। तो टॉप पर रहा बेटा चाइना। चाइना नंबर 1 रहा। चाइना ने 73 मेडल्स यहां पर जीते, ध्यान रखिएगा। वहीं यदि हम चर्चा करें, वहीं यदि हम बात करें इंडिया की, इंडिया कौन से नंबर पर है, ये सवाल आ सकता है। तो इंडिया था बेटा 5th नंबर पर, 5th पोजीशन पर इंडिया रहा। इंडिया ने 6, 5, 6 मतलब टोटल 17 मेडल यहां पर जीते। 6, 5, 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है कि 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 17 मेडल भारत ने जीते विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 कोबे जापान में। और भारत 5वें नंबर पर यहां पर रहा और रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। समझ आ गया जी? कोई दिक्कत तो नहीं जा रही, बड़े प्यार मोहब्बत से आपको मैं
बता रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और यहां पर देख लो, अब यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं। एशियाई खेल हो गया हमारा, कॉमनवेल्थ गेम्स, चलो इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर एशियन गेम्स की, किसकी बात करें बेटा, लिख लेंगे एक बार, एशियन गेम्स की यदि हम चर्चा कर लेते हैं, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, ठीक है। एशियन गेम्स की यदि हम चर्चा करें तो आपको बहुत अच्छे से एक बात पता होगी, और वो ये है कि एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम कब और कहां पर हुए थे। तो फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स 1951 में हुए थे, न्यू दिल्ली में, आपको पता है ना, न्यू दिल्ली में हुए थे, इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1982 में भी यहां पर आयोजित किए गए। अभी रिसेंटली जो हुए हैं वो हुए हैं बेटा 2022 में। 2022 के जो एशियन गेम्स हैं, इनकी यदि हम बात करते हैं तो ये हुए हैं कहां पर, सवाल आएगा, हैंगजू चाइना में। कहां पर हुए बेटा, हैंगजू चाइना में 2022 के एशियन गेम्स हुए। और इन एशियन गेम्स की खासियत ये रही कि इसमें टॉप पर, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर रहा चाइना, ठीक है। और हम कौन सी पोजीशन पर रहे, तो हम रहे फोर्थ पोजीशन पर। हमारा प्यारा भारत देश कौन से नंबर पर रहा, तो चौथे नंबर पर रहा, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक और, यहां पर एक और दिया था ऑप्शन, क्या था बेटा, कॉमनवेल्थ। आइए कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, लिखेंगे सभी लोग, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। इनके बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, हमने ये पढ़ा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे, यदि हम इनकी चर्चा करें तो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में खेले जाते हैं, है ना। कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या है, जो कभी ना कभी अंग्रेजों की कॉलोनीज रही या अंग्रेजों के गुलाम रहे ऐसे देश मिलकर कॉमनवेल्थ नेशन बन गए, और वो कॉमनवेल्थ नेशन आपस में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो यहां पर खेलते हैं। इन कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 2022 में होता है, और 2022 में ये होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हुए, तो ये हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहां पर हुए थे बेटा, बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका क्या किया गया, आयोजन किया गया। बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉप पर कौन रहा, यदि हम इसकी चर्चा करें तो वो था बेटा ऑस्ट्रेलिया, है ना। फर्स्ट पोजीशन पर रहा ऑस्ट्रेलिया, इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। और हम कौन सी पोजीशन पर रहे, तो हम रहे फोर्थ पर, हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पर रहा। तो फोर्थ पोजीशन हमारी एशियन गेम्स में भी रही, और फोर्थ पोजीशन हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स में रही। यदि आपको ये पता है, एक मुझे आंसर करना कमेंट सेक्शन में यदि हो पाए कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या रही, टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या रही, ये कमेंट सेक्शन में लिखना। और मैं आज से एक प्रयोग और कर रहा हूं, मैं आपसे क्लास के लास्ट में भी एक सवाल करूंगा और बीच में भी, यदि आप लोग उसके आंसर अच्छे देते हो तो मैं आपका जो क्वेश्चन का जो आप आंसर दोगे उसका स्क्रीनशॉट क्लास के शुरुआत में लगाऊंगा, रोजाना सुबह 6 बजे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर देने की कोशिश करना बेटा। नेक्स्ट आता है, विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना। तो वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड फॉर ग्लोबल डायलॉग एंड डेवलपमेंट, आंसर करना है, क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, आंसर करेंगे। ये जो दिन है इसको मनाने की शुरुआत 2002 में हो गई थी। कब हो गई थी बेटा, 2002 में हो गई थी। ध्यान रखिएगा कि आपस में दुनिया में सभी लोग मिलकर रहें, एक दूसरे की संस्कृति को अपनाएं, एक दूसरे से वार्तालाप करें, कम्युनिकेशन बनाकर रखें, इसके लिए दिन जो है वो मनाया जाता है। और ये दिन मनाया जाता है 21 मई को। कब मनाया जाता है, 21 मई, विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस, नोट कर लेंगे। समझ आ रहा है, चलिए बहुत बेहतरीन। आगे ऐसे ही आपको मुस्कुराते रहना है बेटा ना, यही स्माइल जीवन में रखना। जीवन में आएंगी बड़ी मुसीबतें, लेकिन मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, है ना। कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा टेंशन लेना नहीं। किस इंडस्ट्री के दिग्गज एन बाघुल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एन बाघुल कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इनका निधन हुआ। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री, वित्तीय सेवाएं, औद्योगिक सेक्टर या सूचना प्रौद्योगिकी।
चलिए आंसर करेंगे बेटा। पूरा नाम इनका है एन बागुल, यदि लिखा है, इनका पूरा नाम है नारायण बागुल, है ना, पूरा नाम है इनका। और इनको आप जानते हो बैंकिंग इंडस्ट्री से। बैंकिंग इंडस्ट्री से कैसे बेटा? आपने सुना होगा बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है, आपने सुना होगा बैंक ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक को निजी बैंक बनाने वाले यही थे। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे वो हो आईसीआईसीआई बैंक, इनके चेयरमैन, इनके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहे कौन? एन बागुल। और हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया भाई? निधन हो गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से संगठन में आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी, ये संजीव पुरी जी की फोटो लगी हुई है, 2024-25 की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो संजीव पुरी 2024-25 के लिए किसके अध्यक्ष बने हैं? फिक्की के, सीआईआई, एसोचैम या पीएचडी सीसीआई? आंसर करो, जल्दी करो, बताइए। कोशिश करेंगे सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें बेटा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एन बागुल जो है, इनको 2006 में पद्म भूषण भी मिला था, ठीक है, पद्म भूषण। बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल इतना याद रखो, पद्म भूषण, इसको आप नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा बेटा सी आई आई। क्या होगा? सी आई आई। सी आई आई का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जो कब बनी थी बेटा? ये बनी थी सन 1895 में। 1895 में। हेड ऑफिस आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। कहां पर मिलेगा? न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस मिलेगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हेड बनाए गए हैं 2024-25 के लिए मिस्टर संजीव पुरी, जो कि इसके पहले कहां के अध्यक्ष थे? आईटीसी लिमिटेड के। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको, ये सवाल आपसे एग्जाम में आएगा। अच्छा, इसी को हिंदी में भी यदि हम पढ़े ना, तो हिंदी में क्या पढ़ते हैं? भारतीय उद्योग, लिखिएगा भारतीय उद्योग परिसंघ। जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो, हिंदी में भी लिख सकते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ या कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या शॉर्ट में बोले तो CII। क्लियर हो गया जी? चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और इसमें देखो दो टर्म और हैं आपकी, एक फिक्की और एक एसोचैम। बहुत पूछा जाता है, इसलिए थोड़ी चर्चा इस पर भी करेंगे। यदि हम फिक्की की बात करें, फिक्की का फुल फॉर्म होता है, ये फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं, पता कैसे? आपसे बोला जाएगा फिक्की में सी का मतलब क्या है, फिक्की में एफ का मतलब क्या है, फिक्की में आई का मतलब क्या है, ऐसे सवाल आते हैं। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष अभी हैं सूर्यकांत पांडा जी। स्थापना हुई थी 1927। बहुत आता है, स्थापना किसने करी और कब हुई थी? तो 1927 में फिक्की बनता है और इसकी स्थापना की जाती है घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा, और अभी इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर आता है एसोचैम। कई बार आपने सुना होगा इसका नाम और आगे और सुनोगे, क्योंकि भारत में चल रही है औद्योगिक क्रांति, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए बिजनेस आ रहे हैं, तो इनका रोल उसमें बहुत बड़ा है। तो एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं दीपक सूद और प्रेसिडेंट है संजय नायर, ठीक है। संजय नायर प्रेसिडेंट किसके हैं बेटा? एसोचैम के। और फिक्की के कौन है? वो है सूर्यकांत पांडा जी। और सीआईआई के कौन बन रहे हैं बेटा? तो वो है संजीव पुरी जी। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 37वां, 38वां, 39वां या 40वां? करेंगे आंसर। यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या जिसे हम कहते हैं विश्व आर्थिक मंच, या जिसे हम कहते हैं WEF, ये पर्यटन के क्षेत्र के लिए एक रैंकिंग जारी करती है दुनिया भर की, अलग अलग पैरामीटर के साथ में। तो हाल ही में इसने अपनी रैंकिंग जारी करी है और इसने ये कहा है
कि टोटल कितनी कंट्रीज में इन्होंने जो है वो इसकी रैंकिंग जारी करी है, तो वो है 119। 119 देशों की रैंकिंग में भारत का नंबर कौन सा है? तो भारत का नंबर है 39। क्या कौन सा नंबर है? तो यात्रा और पर्यटन विकास के हिसाब से भारत 39वें नंबर पर है WEF के अकॉर्डिंग। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा सर जी, फिर ये बता दो कि टॉप पर कौन है? तो टॉप पर जो उसमें बना हुआ है वो है बेटा अमेरिका। कौन है? US। तो अमेरिका जो है वो टॉप पर है इस रैंकिंग में। दोनों चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। अब आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो ये कब बना था बेटा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनता है। इसका हेड ऑफिस कहां पर मिलेगा आपको? हेड ऑफिस बताइए भाई। हेड ऑफिस आपको मिलेगा कोलोगनी, स्विट्जरलैंड। कहां पर मिलेगा? कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में जो है वो हेड ऑफिस मिल जाएगा WEF का। और फिलहाल इसमें अभी हेड कौन है? तो वो है बोर्ग ब्रेंड, है ना? क्या नाम है? बोर्ग ब्रेंड, याद रखिएगा। बोर्ग ब्रेंड जो है वो अभी इसके क्या है बेटा? तो वो है अभी इसके हेड। इसको आप ध्यान में रखना। कोई दिक्कत में प्रॉब्लम? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जो है वो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी करता है। 2024 का किया। अमेरिका टॉप पर है, भारत 39th पोजीशन पर है। टोटल 119 कंट्रीज का जो है वो इन्होंने जारी किया है। 1971 में WEF बना। स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस है और बोर्ग ब्रेंड इसके क्या है? हेड है। सारी चीजों को पढ़ना, करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर के साथ साथ हमको बाकी चीजें भी कवर करते चलना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले आपको मैं बता दूं, जो बच्चे अभी जुड़े होंगे बेटा, हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो रही है कल से सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे सभी लोग मिलना चाहिए। MCQ भी करेंगे, स्टैटिक GK भी करेंगे, PDF भी मिलेगी और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कि इतिहास में आज के दिन क्या हुआ, हेडलाइन क्या है जिसको जल्दी जल्दी पढ़ना है, फिर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे। क्लास को जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय टेलीविजन दर्शन मापन में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसे हम कहते हैं BARC, बार्क, ने किस नया प्रमुख मापन विज्ञान और विश्लेषण के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे यहां पर जो है वो नियुक्त किया है? विक्रमजीत चौधरी, राजेश शर्मा, अनीता जैन या सुनील गुप्ता? आंसर कर दो बेटा सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर? गर्मी बहुत ज्यादा है ना? लू चल रही है बाहर। चलिएगा, आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया। देखो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बार्क, BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आपने एक शब्द सुना होगा, सुना तो अच्छे से होगा वैसे, TRP सुना है? कई बार आता है ये व्यक्ति ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको TRP चाहिए, है ना? फेमस होना है, TRP चाहिए। इस सीरियल की TRP कितनी है, इसका ये कितना, ये आपने कई बार सुना होगा। ये कौन जारी करता है? ये करते हैं साहब बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, याद रखिएगा। और ये काउंसिल भारत में आई 2010 में, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सर TRP तो बता दिए, ये TRP का फुल फॉर्म क्या होता है? इस पर थोड़ा सा संशय है। इसके दो फुल फॉर्म होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, पहला है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, याद रखिएगा। और एक और इसका फुल फॉर्म बताया जाता है, वो है टारगेट रेटिंग पॉइंट, टारगेट रेटिंग पॉइंट। आपके दिमाग में आएगा सर इनको कैसे पता चलता है कि हम कौन सा सीरियल देख रहे हैं? बताता हूं TRP कैसे निकालते हैं शॉर्ट में, ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा, आप टीवी देखते रहते हो, है ना? टीवी आप जो है वो देखते रहते हो, टीवी के बीच में कई बार बीच में कुछ नंबर लिखे आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, बीच में कुछ नंबर लिखे आएंगे, साइड में कुछ नंबर लिखा आएगा और वो गायब हो जाएगा। तो ये नंबर क्या होता है? इस नंबर को वही लोग भेजते हैं और इससे पता लगाते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो अभी इस समय कौन सा सीरियल, कौन सा कुछ भी देख रहा है। और उसके द्वारा अलग अलग प्रोसीजर के माध्यम से क्या निकालते हैं? TRP रेटिंग निकाली जाती है। और जिसकी TRP ज्यादा आती है उसको महंगी महंगी एड्स मिलती हैं और ज्यादा पैसा मिलता है, ध्यान रखना। समझ आ गया? तो ये हो गया। और उसका राइट आंसर देख लो बेटा, अभी इसके हेड बने हैं डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी जी। कौन बने हैं? डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना।
विश्व एड्स वैक्सीन डे या फिर HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस एक ही है, और ये कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। 1 जून, 18 मई, 12 अगस्त या 30 सितंबर। आंसर कर दो जल्दी से, है ना, लिखा भी है वैसे सामने, जल्दी आंसर कर दो। अब जो लिखा है तो मैं ही बता देता हूं, आ जाओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 18 मई। क्या हो जाएगा? 18 मई। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब बात यहां पर आती है अपनी किसकी भैया? एड्स की, है ना। देखो सबसे पहले आपके सामने सवाल आएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत कॉमन सवाल है और एग्जाम में बार बार आता है। क्या होता है बेटा एड्स का फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंड्रोम, है ना। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसे कहते हैं एड्स। एड्स होने से क्या होता है बेटा? तो एड्स होने से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव, प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या पड़ता है? दुष्प्रभाव। अब ये सर प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है? जैसे कोई वायरस अटैक कर दे हमारे ऊपर, तो जो हमारे शरीर की रक्षा होती है उसे प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, कि जरा जरा सी चीज में हम बीमार नहीं होते। जो लोग छोटी छोटी चीजों में बीमार हो जाते हैं या दिक्कतें होती हैं, उनकी ये प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी सी वीक होती है, और इसी को वीक और ज्यादा वीक करने का काम करता है एड्स। जिससे जिस व्यक्ति को एड्स होता है उसको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं और अंततः उसकी मृत्यु होने के चांस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, सर जी ये बता दीजिए ये एड्स किसके कारण होता है? एड्स का कारण क्या है? तो एड्स होता है बेटा किसके कारण? तो ये होता है HIV वायरस के कारण। HIV क्या है बेटा? तो याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। इस वायरस से क्या होता है? एड्स होता है। अब जब एड्स पहली बार दुनिया में आया तो इसका पता कैसे चला? तो एड्स की पहचान पहली बार कब हुई थी? तो एड्स की पहचान पहली बार जो हुई थी वो हुई थी 1981 में, और ये हुई थी बेटा USA अमेरिका में। कहां पर हुई थी? अमेरिका में इसकी सबसे पहले पहचान करी गई थी। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया जी? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 20 मई को मनाया जाने वाला विश्व मधुमक्खी दिवस किसे समर्पित है? एंटोन विल्यम मेगेंसन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग, एंटोन जॉनसा या एंटोन गॉल्सा? आंसर करेंगे सभी लोग। क्या लिखा हुआ बेटा? दिया हुआ है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। ये है हमारी प्यारी मधुमक्खी जो फलों का रस चूसकर शहद का निर्माण करती है, और ये आदमी, ये मानव उनके रस का, उसको शहद को उठा कर ले आते हैं और बढ़िया चाव से खाते हैं, है ना। बहुत पौष्टिक भी होता है। चलिए आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताइए। और सरकार अभी इस पर बहुत काम कर रही है, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है, शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है ना। गोल्डन रिवॉल्यूशन है ये। विश्व मधुमक्खी दिवस, याद रखिएगा, विश्व मधुमक्खी दिवस के लिए ये मनाना स्टार्ट किया गया एंटोन जॉनसा के कारण। एंटोन जॉनसा ने मधुमक्खी पालन को विश्व भर में प्रसिद्ध कराया। मधुमक्खी पालन, है ना, इस कारण से इनको इतना याद किया जाता है। ये बताओ मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी की स्टडी को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से। बहुत बार ये सवाल आता है जी एग्जाम में, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर ये सवाल एग्जाम में आता है। मधुमक्खी पालन या तो मधुमक्खी संबंधित अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है, और सिंपल भाषा में इसे बी कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कीपिंग। क्या कहते हैं बेटा? बी कीपिंग, याद रखिएगा, है ना। मतलब कि मधुमक्खी पालन, बी मतलब मधुमक्खी, नोट करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए कर्नाटक की नंदिनी डेयरी को अपना आधिकारिक प्रायोजक बनाया है? तो नंदिनी डेयरी ने क्रिकेट की एक टीम को स्पॉन्सर किया है। वो कौन से देश की टीम है? ये सवाल पूछा गया है, आंसर करना। तो सामने आपको इमेज दिख रही होगी, फिर भी कोशिश करो आंसर करने की। बताइए, सभी बताएंगे। आपको बताना है कि कौन सी टीम को स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर समझ रहे हो?
स्पॉन्सर मतलब कि वो अपना एक लोगो, अपना एक टी शर्ट या कुछ भी एक चीज दे देते हैं टीम को और पैसे भी देते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर टीम को एक मदद भी हो जाती है, वो बढ़िया खेलती है और इनकी एड भी हो जाती है। अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत की टीम को तो बहुत स्पॉन्सर मिलते हैं भैया। दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड भारत का ही है, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, है ना। कब बना था बीसीसीआई, जरा कमेंट में आंसर करके तो बताना। कई बार मैंने बताया बीसीसीआई कब बना था, बताना कमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भारत को स्पॉन्सर तो नहीं किया इन्होंने, इन्होंने किया है भैया स्कॉटलैंड को। किसको किया है? स्कॉटलैंड को स्पॉन्सर किया है। ये है स्कॉटलैंड के खिलाड़ी और इनकी जर्सी में आप देख सकते हो यहां पर, ये आप देख सकते हो, ये है नंदिनी डेयरी का लोगो, यहां नंदिनी डेयरी का लोगो लगाया गया है। इस तरीके से स्पॉन्सर किया गया है कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक की नंदिनी डेयरी के द्वारा स्कॉटलैंड की टीम को, जो आने वाला T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए। T20 वर्ल्ड कप कब होने वाला है, कहां होने वाला है, कोई बताएगा मुझे? T20 वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? उसके पहले एक चीज और बताएंगे, एडिनबर्ग। एडिनबर्ग क्या बेटा? तो याद रखेगा एडिनबर्ग, क्या है एडिनबर्ग? स्कॉटलैंड की राजधानी है। क्या है एडिनबर्ग? स्कॉटलैंड की क्या है बेटा? राजधानी है। और स्कॉटलैंड की करेंसी या मुद्रा के बारे में बता दो। और मैं ये सिर्फ पूछ नहीं रहा हूं, याद करना है बढ़िया तरीके से। करेंसी क्या होगी? पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, है ना। ये सवाल पूछा जाएगा। ये स्कॉटलैंड की करेंसी है और राजधानी है एडिनबर्ग, नोट कर लेना। चलिए T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। आइए देखो ये है T20 वर्ल्ड कप की भैया ट्रॉफी, शानदार ट्रॉफी है। T20 आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, ये पहली बार कब हुआ था? पहली बार हुआ था 2007 में, साउथ अफ्रीका में करवाया गया था। अभी जो लास्ट वाला हुआ वो हुआ 2022 में। हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप होता है, एवरी 2 इयर्स, याद रखिएगा एवरी 2 इयर्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगला जो अभी वाला है वो 2022 में हुआ था। कहां पर हुआ था भैया? ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता था? इंग्लैंड। इंग्लैंड दूसरी बार T20 मेंस वर्ल्ड कप जीती है, ध्यान रखिएगा। अगला वाला जो होने वाला है 2024, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां पर कराने वाला है। यहां से एक ना एक सवाल बनेगा ही आपके पेपर में, याद कर लो, पढ़ लो, नोट कर लो, ठीक है। या याद नहीं भी कर सकते तो मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, क्योंकि ये मधुर आवाज यहां से निकलकर आपके कानों कानों से जो है वो दिल और दिल से दिमाग तक पहुंचती है और आपसे पेपर में सवाल बन जाता है। इसलिए बढ़िया तरीके से सुना करो, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा किसने T20 वर्ल्ड कप जीते बेटा? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, याद रखिएगा। सेकंड टाइटल ईच, याद रखिएगा, दो टाइटल इंग्लैंड ने और वेस्ट इंडीज ने लिए हैं। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के हैं 1141 रन और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं साकिब अल हसन, 47 विकेट T20 वर्ल्ड कप में, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। चलिए, कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी से बन जाना चाहिए। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता, आंसर करेंगे। वो दिन याद रखना बेटा, 1991 का दिन था, बताएंगे। 21 मई, है ना, राइट आंसर क्या होगा? 21 मई, 21 मई 1991, ठीक है। क्या हुआ था इस दिन? राजीव गांधी जी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और चुनाव प्रचार करते करते वो पहुंचते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भी कहां पर? श्री पेरम्बदूर, श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु जो है वो पहुंचते हैं। और यहां पर तमिलनाडु, है ना, तमिल, एक मिनट, पेरम्बदूर तमिलनाडु, याद रखिएगा। तो तमिलनाडु पहुंचते हैं और यहां पर एक जनसभा के दौरान लिट्टे के आतंकवादी क्या करते हैं? एक ह्यूमन बॉम्ब बनकर आते हैं और खुद को ब्लास्ट करके राजीव गांधी जी की हत्या कर देते हैं। लिट्टे, लिट्टे को आप बहुत अच्छे से जानना चाहिए। लिट्टे कौन था? लिट्टे एक संगठन है जिसका पूरा नाम क्या है? लिबरेशन, लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है बेटा? तो याद रखिएगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ ऑफ तमिल इलम, ऑफ तमिल इलम, याद रखिएगा।
है ना, ये श्रीलंका का एक आतंकवादी गुट है और इसने जो है वो राजीव गांधी जी की क्या कर दी थी बेटा, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी, राजीव गांधी हत्या कर दी थी। और उस दिन को हम लोग मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस, 21 मई को सेलिब्रेट करते हैं या 21 मई को मनाते हैं, इसे आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने प्रतिष्ठित थाईलैंड ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता? बताइए सभी लोग, कोशिश करो आंसर करने की। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को बताना है बेटा क्या होगा राइट आंसर। सवाल क्या है, कौन सी भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने थाईलैंड ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता? स्पोर्ट्स से सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन का जो है वो खिताब 2024 का पुरुष युगल यहां पर जो है वो जीता है, आप यहां पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक गोपी थोटाकुरा, नाम अच्छे से याद रखना, गोपी थोटाकुरा किस अंतरिक्ष मिशन में भाग लेने का इनको हाल ही में मौका मिला? बताना है आपको। ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन, चंद्रयान 2 मिशन, मंगलयान मिशन, इनसाइट मिशन, बताइएगा। देखो ये वाला जो मिशन है वो चलाया था जेफ बेजोस की कंपनी ने, जेफ बेजोस की कंपनी ने। ये दोनों जो है वो इंडिया के मिशन है, हमारे प्यारे भारत देश के मिशन है। और ये जो मिशन है ये है नासा का मिशन। किसका मिशन है? नासा का मिशन है। नासा ने मंगल पर ये मिशन भेजा हुआ है ना, नासा का मंगल मिशन है इनसाइट लैंडर मिशन। वैसे इसका पूरा नाम क्या है? इनसाइट लैंडर मिशन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा बेटा इसका? तो राइट आंसर पे चलेंगे तो वो होगा ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन। ब्लू ओरिजिन का NH-25 मिशन जमीन से 106 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेकर गया 6 लोगों को, है ना। आपने पिछले साल आई थिंक ये देखा था, इस साल और यहां पर NH-25 मिशन लॉन्च किया, 6 लोग बैठकर कहां पहुंचे? अंतरिक्ष में पहुंचे, क्योंकि ये अंतरिक्ष का पर्यटन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 6 लोग गए थे जिसमें से एक थे भारतीय वैज्ञानिक गोपी थोटाकुरा, इनको आप ध्यान में रखना। समझ में आ गया? जेफ बेजोस की कंपनी के द्वारा इन्हें भेजा गया। ये सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आपको बनना चाहिए। 22 जुलाई 2019 क्या होता है? 22 जुलाई 2019 हमारे देश में चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 की सफलता के बाद चंद्रयान 2 मिशन को हम लोग लॉन्च करते हैं। वहीं मंगलयान का जो मिशन है वो 2013 में जाता है, जिसे हम मार्स ऑर्बिटर मिशन या मोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मंगलयान की डेट पूछी जाएगी तो क्या कह देना? आप कह देना 5 नवंबर 2013 मंगल मिशन, 22 जुलाई 2019 चंद्रयान 2, और कमेंट में आप बताना कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था। और ये दोनों मिशन हमने कहां से किए हैं बेटा? तो ये दोनों मिशन हमने किए हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, याद रखिएगा। और ये कहां पर मिलेगा? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। लिख लो आप लोग, यहां जगह नहीं है। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र या रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। कहां पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। हमारे ज्यादातर रॉकेट हम वहीं से लॉन्च करते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाला फेंक के क्षेत्र में नीरज चोपड़ा के किस विजय प्रयास ने उन्हें प्रतिष्ठित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने का अवसर दिया? तो अभी फेडरेशन कप 2024 हुआ, उसमें भी गोल्ड मेडल ले आए नीरज चोपड़ा। उन्होंने कितना मीटर यहां पर फेंका था? यह सवाल है, जल्दी से करो आंसर, बताइए बताइए भैया। तो इनके लिए बहुत आसान था, वो था 82.27 मीटर इन्होंने जो है वो भाला फेंका। अद्भुत खिलाड़ी, है ना। राजपूत राइफल्स में जो है वो, ये राजपूताना राइफल्स में आर्मी में है, सूबेदार के पद पर है। क्या है? सूबेदार है ये, सूबेदार, याद रखिएगा। मतलब हर तरफ से मजे ही मजे। मतलब एक तो इतना बढ़िया कैरियर, आर्मी में सेवा, आर्मी में भी सूबेदार के पद पर, स्पोर्ट्स खेला तो भाला फेंक, और भाला फेंक में दुनिया में नंबर 1, तो बड़ी बात है। इन्होंने साहब ध्यान रखिएगा, ओलंपिक, ओलंपिक मतलब 2020 टोक्यो ओलंपिक क्या लेकर आए? गोल्ड मेडल।
टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए। इसके बाद एक भाला फेंक में एक लीग होती है जिसे कहते हैं डायमंड लीग, डायमंड लीग। और ये जो डायमंड लीग है बेटा ये हुई 2022 में, और इसमें भी क्या लेकर आए, ये गोल्ड मेडल। और सुन लो 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, क्या लेकर आए बेटा, गोल्ड मेडल। ऐसे न जाने कितने मेडल लेकर आए हैं नीरज चोपड़ा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला सवाल। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो जाने के बाद किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम पर नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। सभी आंसर करो, क्या होगा राइट आंसर बताइए, है ना। तो अभी आपने देखा होगा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, निधन हो गया, है ना। तो इसको आप ध्यान रखना। और इसके बाद इसमें इनके विदेश मंत्री भी थे और भी लोग थे जिनका निधन हो गया, ध्यान रखेंगे। और अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं मोहम्मद मोखबर, मोहम्मद मोखबर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और ये ईरान के, याद रखेगा, ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति भी हैं, ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति भी हैं, ध्यान रखिएगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति भी कौन है, वो है मोहम्मद मोखबर। क्लियर हो गया सभी को। देखो ईरान की यदि हम बेटा चर्चा करते हैं, ईरान पे आ जाओ थोड़ा सा। ईरान कहां पर मिलेगा, ये हमने पूरा देख लिया। ये हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा यूरोप, ये हो गया आपका एशिया। यहां पर आओगे नीचे इसके तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा। ये हमारा प्यारा भारत देश। और ये जो कंट्री आपको दिख रही है बेटा ये है ईरान, ठीक है। ये क्या है, ईरान। ईरान को जूम करोगे इस तरीके से दिखाई आपको देने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। ये है कैपिटल, लिख लो कैपिटल क्या है, तेहरान। इसके एक साइड आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। मैप को इसी तरीके से पढ़ा जाता है, जब जहां मिले पढ़ लो। तो ईरान के बाजू में क्या है, तुर्कमेनिस्तान। इस तरफ जाओगे अफगानिस्तान, इस तरफ जाओगे पाकिस्तान, इस तरफ जाओगे गल्फ ऑफ ओमान, इस तरफ पर्सियन गल्फ, इस तरफ कुवैत। यहां पर आपको ईरान, ये हो गया टर्की, यहां पर हो गया अजरबैजान। और यहां पर भैया बाजू में लगा है कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर। याद रखेगा सबसे, दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। अच्छा, ईरान की और बात यदि हम कर लें तो ईरान में करेंसी या मुद्रा कौन सी चलती है, ईरान की करेंसी मुद्रा कौन सी है, तो ईरान में चलता है रियाल। ईरान में क्या चलता है, रियाल। इस क्लास को यदि आप रोजाना 6 बजे बेटा सुबह अटेंड करो ना, तो क्लास में ही पढ़ो, क्लास में ही याद कर लो, तो आपका जीके, स्टैटिक जीके और यहाँ पर करंट अफेयर सब हो जाए। ध्यान रखना, समय को मजबूती से पढ़ो, पीडीएफ भी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है, शिक्षा और संरक्षण, प्रकृति के साथ संगठित योजना का हिस्सा बने या समृद्धि के साथ समारोह। आंसर करो, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि ये जो इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे है ये मनाया कब जाता है। तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है, देखो इसको मनाने की शुरुआत से लेकर अभी तक की बात कर देता हूं मैं। इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी, है ना, मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1993, और ये मनाया जाता था 29 दिसंबर, ठीक है। 29 दिसंबर को ये मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। लेकिन सन 2000 के बाद इसे क्या कर दिया गया, सन 2000 से इसे ये कर दिया गया कि भैया अब जो है वो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाएगा 22 मई को। तो आपके एग्जाम में जब सवाल आएगा कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे कब मनाते हैं, तो आंसर क्या करोगे आप लोग, आंसर करोगे आप लोग कि भैया 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। और 2024 की इस बार ये थीम क्या है इसकी, तो वो है योजना का हिस्सा बने। क्या है, योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। नोट कर लेना, समझ आ गया। चलिए, किस स्थान पर तीसरे एलॉर्डा कप का 2024 का आयोजन हुआ, मिन्स, यरूशलेम, मॉस्को या अस्ताना। करिएगा, एलॉर्डा कप। एक सवाल और आता है,
आपने देखना पेपर में कई बार सवाल आएंगे, बताइए ये कप या ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ना। ऐसे ही यदि सवाल आ गया एलोर्डा कप किससे संबंधित है, तो आंसर क्या करोगे बताओ। सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। चलिए ध्यान देंगे, एलोर्डा कप की बेटा हम बात करते हैं, ये है मुक्केबाजी। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी, नोट कर लो। मुक्केबाजी है ना, मुक्केबाजी कहें या क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, बॉक्सिंग से संबंधित है। और इसका राइट आंसर होगा अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, याद रखिएगा। कहां पर है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है ना, इसकी कुछ समय राजधानी नूर सुल्तान कर दी गई थी। ठीक, अच्छा इसके बाद सवाल आएगा सर जी मिन्स्क कहां पर है? मिन्स्क बताओ, मिन्स्क किसकी राजधानी है? कौन बताएगा मिन्स्क किसकी राजधानी है? बहुत बढ़िया, बेलारूस है ना। किसकी राजधानी है? बेलारूस। मिन्स्क किसकी राजधानी है बेटा? तो ये हो गई बेलारूस। यरूशलेम किसकी राजधानी है? यरूशलेम। तो आप चले जाओगे कहां पर? इजराइल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। मॉस्को किसकी राजधानी है बेटा? तो रूस। किसकी राजधानी है? रूस की राजधानी है, याद रखेगा। अच्छा, कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है या करेंसी का नाम क्या है? तो आंसर क्या करेंगे? आंसर करना टेंगे। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और करेंसी या मुद्रा क्या होगी? टेंगे। इसी अस्ताना में जो है वो एलोर्डा कप जो कि बॉक्सिंग का कप है, इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया 2024 में। नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान बना है? फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 कहां पर होने वाला है? ये सवाल पूछा गया है। आंसर कर दो, जल्दी से कर दो, है ना। वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप की बात चल रही है बेटा, बताइए। सभी आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, सभी आंसर करें। देखो यहां पर एक मिनट, हाँ सभी आंसर कर दो जल्दी से। यदि हम यहां पर बात करते हैं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप सबसे पहले कब आयोजित हुआ? तो ये हुआ था बेटा, फर्स्ट टाइम हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था, और ये हुआ था चाइना में। ठीक है, आखिरी बार 2023 पिछले साल विमेंस वर्ल्ड कप जो है वो यहां पर हुआ, और ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ, और ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और इसे जीता था स्पेन ने। ठीक है, स्पेन जीता था। कहां पर? लिख लो इसको, 2023 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जो है वो स्पेन ने जीता था, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। और अभी वाला होने वाला है 2027 में, और वो होने वाला है बेटा कहां पर? ब्राजील में। कहां पर होने वाला है? ब्राजील में होने वाला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसी में एक सवाल और आ जाए, मान लीजिए सवाल ये आ जाए कि बताइए मेंस वर्ल्ड कप, मेंस फीफा वर्ल्ड कप, है ना, इसके बारे में सवाल आए कि बताइए पहला वाला कब हुआ था या कहां हुआ था? तो आंसर क्या करोगे? पहला वाला कब हुआ था या कहां पर हुआ था? तो आंसर क्या करोगे बताइए। जिसका फर्स्ट टाइम हुआ था बेटा, वो हुआ था 1930 1930 में। उरुग्वे में हुआ और उरुग्वे जीता, याद रखिएगा। उरुग्वे, है ना, उरुग्वे में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। और अभी जो आखिरी वाला हुआ वो 2022 का हुआ था। 2022 का हुआ कतर में। कौन जीता था? कतर में हुआ था, और जीता कौन था बेटा? तो जीता था अर्जेंटीना। कौन जीता था? अर्जेंटीना, है ना। आपने देखा होगा इसका फाइनल मैच, यदि आपने नहीं देखा है मैं बोलूंगा एक बार देख लो। 2022 का सर्च करना, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का मैच था ये। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। फ्रांस उसके पहले 2019 में भी जीता और 1998 में भी जीता था, ध्यान रखिएगा। और इस बार जीता अर्जेंटीना। बड़ा शानदार है। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जीवन में संघर्ष करना चाहिए। 2022 फीफा मेंस वर्ल्ड कप आप देखोगे, अर्जेंटीना फ्रांस के बीच हुआ था। फाइनल मैच में आपको समझ में आएगा, कभी अर्जेंटीना जीत रही थी, लग रहा था अब ये जीत जाएगी, कभी लग रहा था कि फ्रांस जीत जाएगा, फिर अर्जेंटीना, फिर फ्रांस, और इस तरह कर करके किस तरीके से अर्जेंटीना जीता। मैच नहीं देखा, जरूर देखना, मोटिवेशन मिलेगा, जीवन में एक आशा मिलेगी कि आप कभी भी किसी भी वक्त जीत सकते हो। बस आपको लगातार उस पर जो है वो मेहनत करना है, लगे रहना है। वो आपको ये मैच जो है वो बताता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में
रखिएगा, एग्जाम में आएगा। और इसके बाद 2026 का कहां पर होने वाला है, तो ये होने वाला है बेटा कनाडा, ये सवाल आएगा कनाडा, मैक्सिको, मैक्सिको और यूएस, है ना, यहां पर होने वाला है 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा जनरल टू लैम को राष्ट्रपति चुना गया है? जनरल टू लैम अभी राष्ट्रपति बने हैं किस देश में? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया या इंडोनेशिया? करो आंसर, सभी को आंसर करना है बेटा, बताएंगे क्या होगा, राइट आंसर बता दो। आपसे बोला गया किस देश की संसद द्वारा जनरल टू लैम, बताइए, सभी आंसर करो। चलो ध्यान देंगे यहां पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वियतनाम, है ना, वियतनाम इसका जो है वो राइट आंसर होगा। वियतनाम कहां पर मिलेगा, यह पूरा दुनिया, यह भारत देश, और भारत के आप ईस्टर्न साइड पर देखो या एशिया के आप जो है वो इस तरफ देखेंगे तो ये आपको मिलेगा वियतनाम, है ना, ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, वियतनाम जो है वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वियतनाम दिख रहा है। इस तरीके से मैप में देखते चले। वियतनाम की कैपिटल बता दो जल्दी से, राजधानी। वियतनाम की कैपिटल क्या है बेटा, हनोई, क्या है, हनोई है, हनोई क्या है, कैपिटल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यदि आपसे बोला जाएगा बताइए करेंसी या मुद्रा क्या है वियतनाम की, तो वो है क्या बेटा, डोंग, क्या है, डोंग। डोंग जो है वो करेंसी या मुद्रा है वियतनाम की, और हनोई इसकी राजधानी है, ध्यान रखना। और ये है राष्ट्रपति जनरल टू लैम, ठीक। चलिए, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? अभी तक 98 सदस्य थे, 99 सदस्य बन गया है कौन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इसको आप ध्यान रखिएगा, जिसे हम ISA कहते हैं, बताना है आपको। भारत, वियतनाम, स्पेन या चाइना, क्या होगा राइट आंसर, बताइए, सभी को आंसर करना है, क्या होगा राइट आंसर। चलो जब तक आप आंसर करेंगे ISA के बारे में जान लेते हैं। ISA कब बना बेटा, ISA की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में, 30 नवंबर 2015 में स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी पेरिस में, है ना, पेरिस कहां पर है बेटा, पेरिस फ्रांस, ठीक है, फैशन नगरी पेरिस, ठीक। अभी इसके हेड कौन है, अभी इसके हेड है अजय माथुर, क्या नाम है बेटा, अजय माथुर साहब इसके अभी हेड हैं। अभी इसका हेड ऑफिस कहां पर बना दिया गया है, पेरिस में स्थापना हुई थी, हेड ऑफिस कहां पर बन गया बेटा, तो हेड ऑफिस बन गया हमारे भारत में, तो कहां पर, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में बन गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, अभी इसका जो सदस्य बना है 99वां, वो बना है भैया स्पेन। कौन सा देश बना है, स्पेन जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यहां पर सदस्य बना है। ये वही स्पेन है जिसकी राजधानी क्या है, मैड्रिड, क्या है बेटा, मैड्रिड स्पेन। और यहां पर करेंसी या मुद्रा कौन सी चलती है, तो वो चलती है यूरो, यूरो करेंसी या मुद्रा यहां पर चलती है। ISA, भारतीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने थोड़ा सोचा समझा था इसके बारे में। और आप एक चीज देखो, दुनिया में आप देखो कि तेल कुछ देशों के पास में है, न्यूक्लियर एनर्जी कुछ देशों के पास में है, कोल एनर्जी कुछ देशों के पास में है, पानी कुछ देशों के पास में है। एक चीज है जो सबकी है और कोई उस पर हक नहीं जता सकता, वो है सूर्य, सन। सन, एक सूर्य एक दुनिया, ये कंसेप्ट लाया गया। और सूरज एक ऐसी चीज है कि यदि सूरज खत्म हो गया तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो जब तक सूर्य है तब तक पृथ्वी रहेगी, और सूरज से यदि हमको एनर्जी मिल रही है तो क्यों ना उसी एनर्जी का इस्तेमाल करें। इसलिए भारत में भी आप देखोगे अब हर घर सोलर स्कीम भी चल रही है, और हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हर चीजों के लिए। वही हम दुनिया को जो है वो यहाँ पर करने के लिए कह रहे हैं, और इसी के लिए हमने बनाया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन या गठबंधन जो है वो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। किस दिन विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टर्टल डे, 20 मई, 21 मई, 23 मई या 26 मई? वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है, आंसर करो। 20, 21, 23, टर्टल डे जो है वो कब मनाते हैं, आंसर करना है। तो वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2000 से की गई थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। विश्व कछुआ दिवस
एक चीज और नोट कर लो, 2024 में इसकी थीम क्या रही, अभी हाल ही में मनाया गया है, 2024 की थीम क्या रही, तो इसकी थीम थी लेट्स पार्टी। क्या था बेटा, लेट्स पार्टी। इस बार की क्या रही, थीम रही, किसकी थीम रही, तो विश्व कछुआ दिवस की। क्लियर हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, किस विषय में श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताना है आपको, खगोल विज्ञान में, भारतीय इतिहास में, साहित्य में या फिर चिकित्सा में। सभी करेंगे आंसर। क्या होगा राइट आंसर, प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार मिला है, तो वो किसको मिला है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ये जो है आपने सुधा मूर्ति जी का नाम सुना होगा, है ना, तो सुधा मूर्ति जी के क्या है, भाई हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, आर कुलकर्णी। और इनको खगोल विज्ञान में क्या दिया गया है, प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार। इन्होंने क्या किया बेटा, तो मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य परिवर्तनशील या क्षणिक खगोलीय पिंडों के बारे में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया गया है प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार 2024 खगोल विज्ञान में श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को। देखो 100 पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं बेटा, ये दिया जाता है एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंस, मेडिसिन और मैथमेटिकल साइंस में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। और ये रिवॉर्ड में जो राशि है वो है $1.2 मिलियन, और पहली बार ये दिया गया था सन 2004 में। यदि सवाल बनेगा तो इतने ही तक बनेगा, इससे ज्यादा बनने के चांस नहीं है। क्लियर हो गया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय संगठन ने क्रिस और भूमि नामक पहले सरकारी एआई एंकर की शुरुआत की थी। आज मैं आपको इसे पढ़ा रहा था और आज ही ये दिया गया था, तो चलो आंसर करो। एआई एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आजकल एआई बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, आने वाला समय एआई का है। तो यहां पर एआई को अपना लिया गया बेटा दूरदर्शन के द्वारा, और दूरदर्शन में अब 2 एआई एंकर आएंगे, एक है क्रिस और एक है भूमि। ये देखो, ये है क्रिस, ये है भूमि। अब एआई एंकर आएंगे और किसानों को डीडी किसान चैनल पर किसानों को जानकारियां देने वाले हैं। पता नहीं क्या होने वाला है, इंसान को हर जगह से रिप्लेस कर दो, इंसान से बोलो बस रील देखो, मोबाइल चलाओ, बाकी सब एआई कर लेगा। ठीक है, चलो। तो ये दूरदर्शन यहाँ पर जो है वो लेकर आया है, आ रहा है किसानों की समृद्धि का नया प्रतीक एआई। चलिए, एआई एंकर जो है यहाँ पर बेटा क्या करने वाले, इनको 50 भाषाओं का ज्ञान रहेगा और 50 भाषाओं में आपको जानकारी देंगे, ध्यान रखिएगा। दूरदर्शन की बात कर लेते हैं। दूरदर्शन का मोटो क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रुथ इज ब्यूटीफुल एंड सेवा इज ब्यूटीफुल। ठीक है, कई लोग तो शंकर जी की पूजा करते हैं लेकिन जवान पर झूठ रखे रहते हैं, फिर काहे के शंकर जी के भक्त हो मेरे दोस्त, है ना, भोलेनाथ के भक्त हो और झूठ का सहारा लेते हो। हेडक्वार्टर है दूरदर्शन का नई दिल्ली में, याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसके सीईओ कौन है, मयंक कुमार अग्रवाल जी हैं। और दूरदर्शन कब आया था, 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन आया था, और ये हफ्ते में 3 दिन चलता था, आधा आधा घंटा चलता था, और आधे घंटे सिर्फ न्यूज आती थी। ये था शुरुआत में दूरदर्शन। कभी हम लोग क्लास में और चर्चा करेंगे दूरदर्शन के बारे में, फिलहाल आप इतना जानिए। आगे चलते हैं। व्यापक स्तर पर साइबर सुरक्षा अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा कब से कब तक आयोजित किया गया, तो साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया अभी हाल ही में। ये कब से कब तक किया गया, ये सवाल पूछा गया है। मैं सीधा आपको यहां पर आंसर पहुंचा देता हूं, तो बेटा वो है 20 से 24 मई 2024 को साइबर सुरक्षा सप्ताह। साइबर, इंटरनेट बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है, हर चीज इंटरनेट पर आ रही है, तो साइबर सुरक्षा जरूरी है। उसके लिए यहाँ पर सरकार लगातार नई नई चीजें कर रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है, और बहुत प्रयास यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया, 20 मई, 21 मई, 23 मई या 24 मई? करो आंसर जल्दी से बताइए। मारखोर दिवस, मारखोर क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। मारखोर क्या होता है, आपने सुना नहीं होगा, ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। मारखोर जिसका नाम है कैप्रा फाल्गुनेरी, जिसे पैंच सींग वाली बकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैंच सींग वाली बकरी कहते हैं मारखोर को, और ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया। पाकिस्तान और उसके पास के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसकी प्रजाति अब थोड़ा विलुप्त हो रही है, उसको बचाने के लिए जो है वो यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है यूनाइटेड नेशन। इसे आप ध्यान में रखिएगा,
तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा? 24 मई इंटरनेशनल मार्को डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। आगे बढ़ते चलिए, कौन सी किताब के लेखक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रवासी, माहिस मार्ग, कैरोस या विचारधारा? इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये अनुवाद के लिए भी दिया जाता है, किताबों का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद। इसका राइट आंसर होगा कैरोस। लिख लीजिएगा जल्दी से, कैरोस के लिए जो है वो दिया गया है। 21 मई 2024 को लंदन में मिलता है, ध्यान रखिएगा, लंदन में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई। इस बार ये पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका जेनी एप्रेन बैक को मिला है। किसको मिला है? जेनी एप्रेन बैक को मिला है। और इसका अनुवाद किया है माइकल हॉफमैन। इनको भी सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। जेनी एप्रेन बैक, ये सवाल रेलवे बहुत पूछता है, रेलवे और एसएससी के फेवरेट है ये सवाल, ध्यान रखना। जेनी एप्रेन बैक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, और माइकल हॉफमैन इसे पाने वाले पहले पुरुष हैं जिनको मिला है बुकर प्राइज, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसे पहले मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2005 में जो है वो इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अवार्ड से सवाल आते हैं। यदि आप चाहते हो कि अवार्ड को लेकर भी सेशन आए, आपको जब भी मर्जी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ले आऊंगा, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो किन किन भारतीयों को मिला ज्यादा, उस पर चर्चा करते हैं। 1971 वीएस नायपॉल को यहां पर जो है वो बुकर प्राइज से क्या किया गया? सम्मानित किया गया, है ना। इन अ फ्री स्टेट इन्होंने क्या लिखी थी? बुक। 1981 सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, ये कई बार आता है, मिडनाइट चिल्ड्रन किसी किताब है? तो बेटा वो है आपकी सलमान रुश्दी। 1997 अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ध्यान रखिएगा। 2006 किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, याद रखेंगे। 2008 अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर। 2022 गीतांजलि श्री टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए जो है वो इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोट कर लेना सभी लोग, क्लियर। चलो अगला सवाल, कौन सा देश एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी करेगा? आंसर करो, है ना। तो एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2026 की मेजबानी कौन करने वाला है? ये सवाल पूछा गया है, जल्दी से कर दो आंसर, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान रखेंगे 2026 क्या होगा इसका? ऑस्ट्रेलिया से आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे, ठीक है। तो एएफसी एशिया कप इसकी मेजबानी 2026 में कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया जो है वो करने वाला है, इसको आप ध्यान रखना। 2022 में किसने की थी? तो 2022 में की थी भैया हमारे प्यारे इंडिया ने। और जब इंडिया ने मेजबानी की तो जीता कौन? जीता भैया चाइना। ये भी आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट टाइम एएफसी एशिया कप कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। 2026 का होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, और 2026 के बाद 2029 में होगा उज्बेकिस्तान में। 2029 में कहां पर होगा बेटा? तो ये होगा उज्बेकिस्तान में। ये भी आप यहां पर नोट करना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, सवाल ऐसे ही आते हैं। इस बार कहां हुआ? पहला कहां हुआ था? पिछली बार कहां हुआ था? आने वाला कहां हो सकता है? स्पोर्ट्स से इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बेटा आज के सारे करंट अफेयर हमने कर लिए। अब वो सवाल आपके लिए जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना ही लिखना है, और जो मैंने बीच क्लास में पूछे वो भी आपको करना है। जब इन सब के आप आंसर करोगे तो आपको जो मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा, मैं उसका जो स्क्रीनशॉट क्लास में लगाऊंगा कल, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। सवाल है, कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कमेंट में बताना है। उत्तराखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या गुजरात में, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है ये आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब साथ में बात आती है, सर जी पीडीएफ कहां मिलेगी? उसकी चर्चा तो कर लो। पीडीएफ मिलने वाली है बेटा आपको टेलीग्राम पर। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स पीडीएफ बाय ऑल इंडिया गुरुजी। ये मैंने नया ग्रुप बनाया है, इसमें हो सकता है मेंबर ना हो, आप सभी को जुड़ना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है। यह इसकी लिंक IN करंट अफेयर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लें। इसमें मैं पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर दूंगा और करता
रहूंगा। ठीक है, साथ में कल से रोजाना सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिलने वाली है, पीडीएफ भी मिलेगी, स्टैटिक जीके भी होगा, साथ में आपको इस दिन का इतिहास भी बताया जाएगा, क्विज भी कराया जाएगा, हेडलाइन भी दी जाएंगी। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, आपके सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये था आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में डेली रोजाना क्लास को अटेंड करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।